इशारा कीजिएगा। Dear kids, first I would like to give you some idea regarding the study of chemistry, because without having this idea you are unable to study chemistry, because in the higher classes, if you have no knowledge about these things, you will not be aware to understand so many things as well as the whole chemistry. अरे मैं ये कहना चाहता हूँ अपने प्यारे किड्स से कि ये बहुत जरूरी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कि तुम्हें केमिस्ट्री की भाषा आनी चाहिए। जैसे अगर कोई फ्रांसिस आ जाए तुम्हारे सामने और फ्रेंच भाषा में बोलने लगे और तुम उसको समझ नहीं पाओ क्योंकि तुमको फ्रेंच आता नहीं है। अगर आ जाए तुम्हारे पास इंग्लिश मैन इंग्लिश में बोलने लगे, अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है तो तुम समझ नहीं पाओगे। चाइनीज आ जाए, जर्मन्स आ जाए और अपनी अपनी भाषा में बोलने लगे तो तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए आवश्यक है कि पहले उन भाषाओं पर ध्यान दें, और यही बात केमिस्ट्री के साथ होती है जिसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज विदाउट हैविंग knowledge of language of chemistry you are unable to understand the chemical reactions as well as the concepts of chemistry. So for this I would like first to give the ideas regarding the study of chemistry. Let us suppose that what is the language of chemistry? The language of chemistry is nothing. You have to know about the alphabets of chemistry, because we know that when anyone says you write sodium carbonate, and if you write sodium carbonate in this way, you will take some time, and in any reaction so many compounds are allowed to combine with each other to give the various products. And if you written all these things in language, that will kill your time. So it is essential to know the symbolic terms of chemistry, that is language of chemistry, which we are going to study in this class. This is very important, and if you have idea, you must regularly practice this, so that after 1 or 2 years you will become of such quality or such knowledge that you may write any equation or any concept by giving this symbolic terms of reactions. So it is essential to know firstly this. हम लोग यही बताने आपको आ रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट लिखना है, सोडियम लिखना है, तो हम लैंग्वेज का क्यों इस्तेमाल करें? सिंपल होता है। जैसे ऑफिसेस में, बड़े बड़े ऑफिसेस में बॉस का सेक्रेटरी होता है, बॉस का स्टेनोग्राफर होता है, बॉस उसे लिखाते हैं, वह अपने शॉर्ट हैंड में लिख लेता है और लिख कर बाद में टाइप करके लाता है। तो अगर वह शॉर्ट हैंड में नहीं लिखे तो वह कंप्लीट नहीं कर पाएगा और बहुत टाइम किल होगा। वही बात यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने में भी होती है। अगर तुम्हें ये आइडिया ही नहीं है कि हम इसको कैसे सिंबॉलिक टर्म में लिखें, तो एक तो तुम समझ नहीं पाओगे, और दूसरी बात उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वह तुमसे काफी दूर हो जाएंगे। इसलिए उसको जानना जरूरी है, और वही समझाने के लिए मैं इस क्लास में इस लेक्चर को डाला है। और ये जरूरी है कि तुम सब लोगों को ये जानकारी रहे, ताकि 1 से 2 साल तक अगर प्रैक्टिस करो तो पूर्ण रूप से तुम इसके जानकार हो जाओगे, और कभी तुमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की, और तुम खुद ब खुद किताब पढ़ के सारी बातों को समझ सकते हो। और इसे ही कहते हैं टीच योर सेल्फ, और उसी टीच योर सेल्फ का बेस मैं आपको दे रहा हूं। किसी भी कंपाउंड का अगर हम स्टडी करें, एक्चुअली में कंपाउंड 2 पार्ट से होते हैं बने हुए, और ये 2 पार्ट है। एक को कहते हैं बेसिक रेडिकल और दूसरे को कहते हैं
रेडिकल, ये दोनों पार्ट मिलते हैं तो एक कंपाउंड का निर्माण होता है, कंपाउंड का फॉर्मूला निकलता है, फॉर्मुलेशन होता है। तो स्पष्ट है कि किसी भी कंपाउंड में दो पार्ट्स होते हैं, बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल। इनके नाम से ही इनकी परिभाषा स्पष्ट है। जैसे अगर हमें बेसिक रेडिकल के बारे में जानना है, व्हाट इज बेसिक रेडिकल, तो हमें समझना होगा जो इसके नेम में ही निहित है। रेडिकल का मतलब होता है पीस, रेडिकल का मतलब होता है फ्रैक्शन, रेडिकल का मतलब होता है टुकड़ा। तो बेसिक रेडिकल कंपाउंड का वैसा टुकड़ा जो बेस से प्राप्त होता है, बेसिक रेडिकल्स कहलाते हैं। इसलिए आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि वैसे पार्ट जो बेस से प्राप्त होते हैं बेसिक रेडिकल कहलाते हैं, और जितने भी बेसिक रेडिकल हैं उन सबों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यही उसके पहचान का तरीका है। तो अगर कोई बेसिक रेडिकल लिखा हुआ है तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो झटक आंख मूंद कर पढ़ सकते हैं, दैट इज बेसिक रेडिकल। तो इसकी इसकी परिभाषा क्या देंगे, दैट फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड which is obtained from base is called basic radical. As for example, Na plus, H plus, Fe plus plus, Fe3 plus plus, Mg plus plus, Al3 plus, etc. ये सब प्लस चार्ज है, तुम देख कर भी कह देंगे कि वो क्या है, तो बेसिक रेडिकल है, मतलब कंपाउंड का वह पार्ट है जो बेस से प्राप्त हुआ है। और बेस के बारे में तो तुम 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि वैसा कंपाउंड जो घोल में OH आयन दे, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, जो स्वाद में कड़वा हो, उन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। इसलिए इसके बताने की जरूरत नहीं है। तो उस बेस से जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वह मिलेगा, तो हम कहेंगे वो फ्रैक्शन क्या है, तो बेसिक रेडिकल। इस प्रकार बेसिक रेडिकल को हम पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा बेसिक रेडिकल होगा। दूसरा पार्ट है एसिड रेडिकल। ठीक इसका उल्टा, इसका रिवर्स एसिड रेडिकल की परिभाषा है कि ऐसा रेडिकल जो एसिड से प्राप्त हो, एसिड रेडिकल कहलाएंगे। और एसिड की परिभाषा तो आप जानते हैं कि वह कंपाउंड जो स्वाद में खट्टा हो, जीभ पर टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि स्वाद में खट्टा कौन है, जो नीले लिटमस पेपर को रेड में बदल दे और घोल में एचाइन दे, तब वैसे पार्ट को, वैसे कंपाउंड को हम लोग एसिड रेडिकल करते हैं। तो वैसे कंपाउंड को हम एसिड कहते हैं, और उसी एसिड से जो पार्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। और जितने भी एसिड रेडिकल होते हैं उन सबों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए हम देखकर ही बता सकते हैं कि जिस पार्ट पर नेगेटिव चार्ज होगा मतलब वह एसिड से मिला है, अर्थात वह पार्ट एसिड रेडिकल कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा ठीक सेम आउटलाइन पर हम दे सकते हैं कि दैट फ्रैक्शन which has come from acid part and has negative charge is known as एसिड रेडिकल। तो स्पष्ट है एसिड रेडिकल पर क्या होगा,
नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग देख के बता सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ H has negative charge, this is called hydride, and H plus, that is protium, that is hydrogen ion. So H remains in both forms, H plus as well as H minus. When H minus is there, then it is termed as hydride ion. Or in other words, other ions are Cl minus, that is Br minus, that is OH minus, that is Cn minus, that is NH2 minus. All are negatively charged, hence they are termed as acid radicals. SO4 minus minus, CO3 minus minus, NO3 minus, etc. All these are acid radicals. So now you are well aware about the acid radical as well as basic radical, which are the parts of any compound. तो हम लोगों ने कंपाउंड के पार्ट्स को जान लिया और यही दोनों पार्ट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। अतः स्पष्ट है कि ये दोनों जब जुटेंगे तो कंपाउंड के फॉर्मूला का निर्माण होगा, और जब कंपाउंड का फॉर्मूला हमको आ जाएगा तो हम वेरियस कंपाउंड के बीच रिएक्शन शो कर सकते हैं सिर्फ फॉर्मूला लिखकर। नहीं तो एक लैंग्वेज के रूप में लिखने में क्या होगा, किसी रिएक्शन में 4 कंपाउंड है तो चारों कंपाउंड का नाम लिखना होगा, और लिखते लिखते ही हमारा 5 मिनट निकल जाएगा। तो फिर हम एक रिएक्शन में खर्च करेंगे 5 मिनट, तो सोच लीजिए वैसा ऐसा अगर 4 रिएक्शन लिखना है तो 20 मिनट तो चला जाएगा। इसीलिए हम लोग सिंबॉलिक टर्म का उपयोग करते हैं, अर्थात केमिस्ट्री की भाषा को समझने का उपयोग करते हैं। अब हमको जानना है कि ये दोनों आपस में जुटते कैसे हैं ताकि फॉर्मूला का निर्माण हो सके। हाँ, आप लोग उसको पॉज करके जो भी बोर्ड पर है उसको लिख लीजिए ताकि फिर इसको हम मिटाकर आगे बढ़े। अब इसके आगे हम लोग इन दोनों को कैसे जोड़ना है, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल जुटेंगे कैसे, इसमें कन्वेंशन बना हुआ है, और उस कन्वेंशन के अनुसार सबसे पहले हम लोग बेसिक रेडिकल लिखते हैं और बाद में एसिड रेडिकल लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों में कन्वेंशन बना हुआ है कि पहले लेडीज का नाम लिखते हैं, बाद में जेंट्स का लिखते हैं। जैसे राधा श्याम, राधा पहले श्याम बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, सीताराम, सीता पहले राम बाद में। ठीक उसी प्रकार से कंपाउंड्स के लिए पहले बेसिक रेडिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज, और तब उसके बाद एसिड रेडिकल्स लिखते हैं। एज फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट we have to write the formula of sodium carbonate. Sodium carbonate in language you will write like this. तो हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि कन्वेंशन के अनुसार पॉजिटिव चार्ज मतलब बेसिक रेडिकल को पहले लिखते हैं और एसिड रेडिकल को बाद में। ठीक वही बात यहाँ लैंग्वेज में भी है। सोडियम पहले लिखा हुआ है, कार्बोनेट बाद में है, अर्थात सोडियम इज योर बेसिक रेडिकल और कार्बोनेट इज एसिड रेडिकल। जैसे हम लिखते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, तो फेरस पहले है, इसका अर्थ दिस इज बेसिक रेडिकल, और सल्फेट मतलब एसिड रेडिकल। जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम इज योर बेसिक रेडिकल एंड नाइट्रेट इज योर एसिड रेडिकल। तो अब कोई भी नाम दिया जाए तो आप देख के बता सकते हैं कि जो बाएं तरफ है वह क्या होगा, बेसिक रेडिकल, और दाहिने तरफ जो होगा वह एसिड रेडिकल। तो आप आसानी से परिभाषा के अनुसार खुद पहचान सकते हैं, और कन्वेंशन तो यही है कि पहले बेसिक रेडिकल लिखते हैं, बाद में एसिड रेडिकल। As for example, let us suppose that you have to write the formula of sodium carbonate. Sodium is your basic radical and carbonate is acid radical. For sodium, सोडियम का सिंबल क्या है, तो सोडियम मतलब Na+, सोडियम इसका सिंबल है Na+। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वह उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो हम लोग इसको लिखें कि एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब वैलेंसी 1, दूसरा है कार्बोनेट मतलब एसिड रेडिकल,
carbonate, and this is your acid radical, CO3 minus minus. Since it is having two negative charges, so we may say that the valency of carbonate must be equal to 2. So you write 2. Now you have to add and write in such way that basic radical always remains in left hand side and acid radical in right hand side, and during this multiplication force is applied, or in other words, 2 is multiplied by basic radical and 1 is multiplied by sodium carbonate, and you write in the same manner, that is 2 is multiplied with Na plus, so you have to write like this, Na2, and positive charge is omitted simultaneously. In this case, 1 is multiplied with this CO3 minus CO3 and minus is omitted. So this is the formula of sodium carbonate. Similarly, suppose you have to write ferrous sulfate. Ferrous is your basic radical. Ferrous is your basic radical, and its symbol is Fe++. Valency must be equal to 2 because it is having 2 positive charges. So valency is 2. Simultaneously, acid radical, that is sulfate, and I have given you that sulfate has symbol SO4 minus minus. Since 2 negative charges, so its valency will also be equal to 2. Now see, if there is some common, take common. So if we take common from these terms by 2, it will 1 and this will also 1. Now multiply this number to basic radical and this number to acid radical and write in same manner. So 1 into Fe++ means Fe, and 1 into SO4 minus minus. SO4 minus is omitted here. So the formula of ferrous sulfate is this. Similarly, if you have to write the formula of calcium phosphate, here calcium is basic radical, phosphate is acid radical. You are well aware about the symbol of calcium, so you write the symbol of calcium. Its symbol is Ca++. Valency must be equal to 2 because it is having 2 positive charges. Simultaneously, in case of phosphate, phosphate has symbol PO4 minus 3. Since 3 negative charges, so its valency will be 3. But now you cannot take any common from these two terms. So it will remain as usual and multiply, cross multiplication. So formula will be Ca3 and 2 is multiplied with PO4. So PO4 is taken into a small bracket and then it is multiplied by 2. So its formula will equal to Ca3PO4 whole 2. So you may now write all the simple compounds in this way. After having idea regarding this, you must also know how it is ionized in the solution, because it is very essential to know in the study of electrochemistry as well as the oxidation states or oxidation reduction chapter. So during writing of this formula, we must know the simplification for the ionic form. So how ionic form is written, it is also a very good remark for your knowledge enhancement. So come to that point. So we have idea regarding the formula of sodium carbonate. We have idea regarding the formula of ferrous sulfate. Similarly, for calcium phosphate like this. But now we have to write the ionic form for all these compounds. How ionic form is written? Because if we know the formula writing, but you do not have idea regarding the ionic form writing, then it is in vain.
that it is useless. So it must be aware from your knowledge side that the ionic form writing must be written like this. Some basic concept which is hidden in the formula writing. So आप लोग पहले इस फॉर्मूला जितना भी बोर्ड पर है उसको लिख लीजिए पॉज करके, और तब हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला लिखना तो हम लोग सीख चुके हैं, और ये डिपेंड करता है मेनली प्रैक्टिस के ऊपर, और इसमें भी वैरायटीज ऑफ फॉर्मूला हमको सीखना है लिखना। लेकिन उससे पहले सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 बाय 1 करके हम लोग स्टेप वाइज बढ़ेंगे। अभी इसी से रिलेटेड कि आयनिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है ये जानना बहुत जरूरी है आपके कंसेप्ट इनहेंसमेंट के लिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने में, इसकी आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर स्टडी करने में या आयनिक फॉर्मुलेशन में। तो इसलिए लगे हाथ हम लोग यहीं पर क्यों ना सीख लें जो फिर इसमें हम लोग समय बर्बाद करें। तो हम लोगों ने जस्ट अभी लिखा है फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है, आपने अभी लिखा तरीके के अनुसार, दैट इज Na2CO3। और इस फॉर्मूला का आयनिक फॉर्म लिखना है। आयनिक फॉर्म लिखने से एक तो आगे के चैप्टर्स को पढ़ने में सुविधा होगी, और दूसरी बात यह है कि हमारा ये टेस्ट भी हो जाएगा कि हमने फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है। तो पहले आइए सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम ये तो पहले लिखा गया है तो स्पष्ट है ये बेसिक रेडिकल होगा, और कार्बोनेट बाद में है तो ये एसिड रेडिकल होगा ही निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सोडियम बेसिक रेडिकल है तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही। अब कितना पॉजिटिव चार्ज है हमको ये जानने की जरूरत है। तो पहले तो सोडियम लिखकर इसके ऊपर प्लस चार्ज दे दीजिए। अब कितना पॉजिटिव चार्ज है ये भी हम नहीं जानते। मान लीजिए हम नहीं, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन सोडियम, लेकिन ये जानते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कि वो पॉजिटिव चार्ज डालने में कोई हर्ज नहीं है, बढ़ाना तो अपने हाथ में है, एक से कम तो हो ही नहीं सकता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिए। अब इसकी वैलेंसी इस पर लिखी जाती है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने किया था, और इसकी वैलेंसी इस पर लिखी जाती है। मतलब सोडियम की वैलेंसी 3 है। अब पॉजिटिव चार्ज से ही तो सोडियम की परिभाषा डिसाइड करते हैं। तो ये CO3 पर 1 है, CO3 में खाली O पर हम नहीं विचार करेंगे। तो CO3 पूरे CO3 में CO3 एटम मिलकर CO3 बना है, मतलब CO3 में 1 से गुना है, अर्थात इसकी वैलेंसी इस पर 1 है, अर्थात 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए सोडियम के ऊपर 1 ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और Na2 है, मतलब सोडियम की संख्या 2 होनी चाहिए, तो 2 को शुरू में मल्टीपल बना के ऐड कर देंगे तो 2Na प्लस हो गया। अब ये एसिड रेडिकल CO3 है, प्लस CO3 एक माइनस चार्ज डालिए क्योंकि एक एसिड रेडिकल है। अब इसकी वैलेंसी तो इस पर लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है Na2 मतलब 2 है, तो CO3 की वैलेंसी तो 2 हो गई, अर्थात इस पर 2 निगेटिव चार्ज होगा, 2 लिखना पड़ेगा ये। और CO3 की संख्या कितनी है 1, इसलिए इसमें किसी से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम में 2 से गुना हुआ है, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया, और कार्बोनेट पर 2 निगेटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, मतलब न्यूट्रलाइज होकर 0 हो गया। इसका अर्थ है कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है। दूसरा एग्जाम्पल आइए, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट था, कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था Ca3PO4 का मूल 3, पूरे PO3 पर 3, मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 3 है, और फॉस्फेट की वैलेंसी कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, और फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है, क्योंकि इसके वैलेंसी से गुना हुआ है इसमें, और इसकी वैलेंसी से गुना हुआ है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के दौरान।
इसलिए हमको जानकारी है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 और फॉस्फेट की वैलेंसी 3। अब इसका आयनिक फॉर्म लिखेंगे तो Ca प्लस चार्ज, चूंकि वैलेंसी 2 है इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक ऐसे ही फॉस्फेट PO4 और इसकी वैलेंसी 3 है इसलिए इस पर 3 निगेटिव चार्ज, अर्थात ये। अब कैल्शियम में तो 3 से गुना है, मतलब 3 कैल्शियम होगा इसलिए 3 से गुना करके लिखिए। फॉस्फेट की संख्या 2 है इसलिए स्पष्ट है इसमें 2 से गुना करके लिखना होगा। अब क्या देख रहे हैं, 3 दूनी 6 पॉजिटिव, 2 तिहाई 6 निगेटिव, दोनों मिलकर 0 हो गए, न्यूट्रल हो गए। इसका अर्थ है कि हमारा ये फॉर्मूला जो लिखने का तरीका था वह सही था, तो फॉर्मूला भी लिख गए, आयनिक फॉर्म भी हमको लिखने चल आ गया। ठीक ऐसे ही मान लिया कोई कंपाउंड है जैसे Mg3N2, कुछ कीजिए, ये आप खुद लिखिए और इसका नाम बताइए। दिस इज बेसिक रेडिकल, और दिस इज एसिड रेडिकल। तो क्लियर है, इस मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है जो इस पर लिखी गई है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है जो इस पर लिखी गई है। जब इसका आयनिक फॉर्म लिखेंगे तो Mg पर तो प्लस चार्ज होगा क्योंकि बेसिक रेडिकल है, और इसकी वैलेंसी 2 है इसलिए स्पष्ट है 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर मैग्नीशियम की संख्या तो 3 है इसलिए 3 से गुना करके लिखना होगा। अब ये नाइट्रोजन जो एसिड रेडिकल है, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज होगा, चूंकि इसकी वैलेंसी 3 है इसलिए 3 निगेटिव चार्ज होगा, और इसकी संख्या 2 है इसलिए 2 से गुना करके लिखना होगा। अर्थात Mg3N2 का आयनिक फॉर्म Mg3Mg++2N पर 3 निगेटिव चार्ज होगा। अब देख लीजिए 3 दूनी 6 पॉजिटिव, 2 तिहाई 6 निगेटिव, दोनों मिलकर 0 हो गए, न्यूट्रल हो गए। अर्थात हमारा ये जो फॉर्मूला लिखा गया था वह सही था। अब इसका क्या नाम होगा, चूंकि मैग्नीशियम है बेसिक रेडिकल, आप पहले हम लोग लिखते हैं बेसिक रेडिकल, इसलिए पहले लिखेंगे मैग्नीशियम। ये 2 और 3 संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली हमको पढ़ना है कि ये कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। तो मैग्नीशियम में जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन जिस पर 3 निगेटिव चार्ज है, इस पार्ट को कहते हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड भी एक टर्म है, नाइट्राइड और नाइट्राइड दोनों में फर्क है। इसका लास्ट करता है T से, इसका लास्ट करता है D से, इसलिए एकदम याद रखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक होगा कि फॉर्मूला चेंज कर जाएगा, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो N पर 3 निगेटिव चार्ज आयनिक फॉर्म के रूप में रहे तो उसे हम लोग पढ़ते हैं नाइट्राइड। किसमें जुड़ा हुआ है, तो मैग्नीशियम में, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड। ऐसे तो नाम दिया हुआ है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, आयनिक फॉर्म लिख सकते हैं, और यदि फॉर्मूला ही लिखा हुआ है तो हम नाम भी बता सकते हैं और आयनिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब आइए एक चीज और, पीछे हम लोगों ने दिया था फेरस सल्फेट, और इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा था। फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला है FeSO4, जो हम लोग लिख चुके थे ऊपर, देखिए आप अपने अपने कॉपी में, उसमें था FeSO4 का ये फॉर्मूला। अब इसका आयनिक फॉर्म लिखना है तो ये तो बेसिक रेडिकल है, Fe प्लस चार्ज तो होगा, ये कितना प्लस चार्ज होगा ये हमको सीखना है। और सल्फेट ये एसिड रेडिकल है, इस पर तो निगेटिव चार्ज होगा ऐसे, लेकिन कितना पॉजिटिव और कितना, क्योंकि दोनों में तो दिखला रहा है कि Fe की वैलेंसी इस पर, इसकी वैलेंसी इस पर, तो इसकी वैलेंसी इस पर 1 है और इसकी वैलेंसी इस पर 1 है, क्योंकि SO4 पर भी 1 ही है, तो 1 तो नहीं होती है। फेरस की वैलेंसी क्या होगी, तो दोनों में से कोई एक चीज आपको जानकारी लगाना चाहिए। मान लिया सल्फेट तो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो सल्फेट की वैलेंसी 2 है ये हम जानते हैं, तो हम लोग झट कहेंगे कि सल्फेट की जितनी वैलेंसी है उतनी वैलेंसी Fe की भी होगी, ताकि कॉमन लेके दोनों खत्म हो गया। तो इसका 2 वैलेंसी हमको मालूम है, तो स्पष्ट है कि इसका भी 2 वैलेंसी होगा, मतलब इसका 2 पॉजिटिव चार्ज, और इसका 2 वैलेंसी तो हम पहले से जानते हैं, इस पर भी 2 निगेटिव चार्ज, ऐसे लिखते हैं। जैसे जिंक सल्फेट ही लिखना है, एक और एग्जाम्पल देखिए, जिंक सल्फेट, कि ये हमारा बेसिक रेडिकल है और ये हमारा एसिड रेडिकल है।
जिंक का फॉर्म Zn++ और इसकी वैलेंसी 2 होती है, चूंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है। सल्फेट के बारे में भी जानते हैं कि सल्फेट के लिए SO4 अर्थात इसकी भी वैलेंसी 2 है। क्योंकि दोनों में 2 है तो इसका कॉमन लेके हम लोग निकाल सकते हैं। 2 कॉमन हो गया तो ये 1 हो गया, ये भी 1। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर दीजिए, इससे इसको, तो फॉर्मूला हमारा निकल गया ZnSO4, ठीक ऊपर वाले रिंग की तरह, जैसे FeSO4 में हमने डिस्कस किया था। अब आइए कि इसका आयनिक फॉर्म लिखना है तो ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग फेरस सल्फेट में लिख चुके हैं। तो Zn और SO4। अब आइए Zn पर तो प्लस चार्ज होगा, SO4 और माइनस चार्ज, क्योंकि SO4 एसिड रेडिकल है, Zn बेसिक रेडिकल है। अब अगर इसमें देखें तो दोनों की संख्या तो बराबर है, और जब दोनों की संख्या बराबर है तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि सल्फेट का वैलेंसी चूंकि 2 है, इस पर 2 निगेटिव कीजिए, जरूर इसका भी वैलेंसी 2 होगा, अर्थात इस पर 2 पॉजिटिव। अर्थात इस प्रकार से हम आयनिक फॉर्म लिखेंगे। तो हम लोगों ने सबसे बड़ी बात ये कोशिश किया कि हर पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े और फॉर्मूला लिखना, सिंपल कंपाउंड का फॉर्मुलेशन करना सीखा। और इस फॉर्मुलेशन के आधार पर जब फॉर्मूला हम लोगों ने सिंपल कंपाउंड का लिखा तो आयनिक फॉर्म भी लिखना हम लोग सीख चुके। और आयनिक फॉर्म के आधार पर कंफर्मेशन होता है कि ये फॉर्मुलेशन हमने जो लिखा है पहले से वह सही है या नहीं है। अगर सही है तो आयनिक फॉर्म लिखने के दौरान उसका कंफर्मेशन हो जाता है कि वेदर वी हैव रिटन राइट और रॉन्ग फॉर्मुलेशन फॉर द गिवन एनी टाइप एनी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने तो लिख दिया। अब सबसे बड़ी बात इसमें उठती है कि सिंबल्स, अगर हमें सिंबल्स की जानकारी नहीं है तो फिर हम कैसे लिखेंगे कि फेरस का सिंबल क्या होगा, एल्युमिनियम का सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे जहन में कि जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम लोग फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उस पार्ट को जानना जरूरी है, और असल तो वही पार्ट है, वह आ जाए तो ये तो मेथड्स हुआ, मेथोडिकल हुआ कि कैसे हम उसके आधार पर हम ये इस्तेमाल करेंगे। हमने सीख लिया कि रिवॉल्वर क्या है, हमने सीख लिया कि गोली क्या है, इसको कैसे गोली को पुट करेंगे रिवॉल्वर में और कैसे ट्रिगर दबाएंगे तो गोली बाहर निकलेगी और किसी को घायल करेगा, ये हमने सीखा। लेकिन अब इसमें गोली बनता कैसे, इसमें कौन सा बोर का होगा, रिवॉल्वर कौन सा मेक का होगा, ये भी तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि गोली आपके पास है, रिवॉल्वर नहीं है, तो फिर आप गोली चलाएंगे कैसे। तो यही बात यहाँ भी है कि अगर हमको सिंबल की जानकारी नहीं है या सिंबॉलिक टर्म नहीं जानते हैं तो हम लोग फॉर्मूला लिखने में सक्षम नहीं रहेंगे, सारी बातों को जानकारी लेने के बाद भी। इसलिए अब जरूरी है कि सिंबल्स जाना जाए। तो बेसिक रेडिकल का सिंबल और एसिड रेडिकल का सिंबल जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रेडिकल के सिंबल के बारे में जानेंगे। तब इस सबको आप अपना वीडियो पॉज करके लिख लीजिए ताकि फिर इसके आगे हम बढ़ें। अपने बचपन में अपने पिताजी के कंधे पर, दादाजी के कंधों पर, अपने बड़े भैया के कंधों पर बैठकर गांव देहात शहर बाजारों का सैर किया होगा और मजा आया होगा। और उसी सैर करने के दौरान आपको ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट सिखा दिया गया, 1 से लेके 100 तक का पहाड़ा गिनती सिखा दिया गया और आराम से याद कर लिए घूमते फिरते। ठीक उसी प्रकार से आपके पास समय है, तरीका आप सीख चुके कि फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, आयनिक फॉर्म में कैसे तोड़ा जाता है और उस आयनिक फॉर्म का उपयोग कैसे करते हैं। फॉर्मूला हमने लिखा तो खुद जस्टिफाई करना कि हमने सही लिखा या गलत लिखा, सारी बात कर लेते हैं। तो अब आइए कि उसको करने के लिए तो उसको अल्फाबेट आपके पास चाहिए।
तो करीब 50-55 बेसिक रेडिकल्स के सिंबल है वो आप याद कीजिए। समझ लीजिए कि बचपन में जब उस छोटी उम्र में ए से जेड तक और 1 से लेकर 100 तक का गिनती सीख चुके, तो अभी क्यों नहीं सीख सकते हैं? डेली चलते फिरते बाजार घूमते हुए आप मुंह में जवानी बोलते हुए जाइए और घर लौटिए, उसी में आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक रेडिकल का चार्ट्स हम देते हैं, इसको कोशिश कीजिए कि 1 से 2 रोज में याद हो जाए। तो बेसिक रेडिकल्स में सिंबल नेम, सिंबल, वैलेंसी। वैलेंसी तो मैंने आपको बता दिया है, देख कर ही पता करने का कि जितना चार्ज होगा वह चार्ज की संख्या उस सिंबल के लिए वैलेंसी कहलाएगी। इसलिए वैलेंसी तो आप खुद लिख सकते हैं। मान लिया हाइड्रोजन, हम लोग स्टार्ट करें बिगिनिंग से, हाइड्रोजन, इसका जो आयन के रूप में होगा तो इसे प्रोटियम भी कहते हैं। सिंबल है इसका H+, एक चार्ज है मतलब एक वैलेंसी। लिथियम, Li+, एक चार्ज है वैलेंसी एक। बेरिलियम, Be++, दो चार्ज है वैलेंसी दो। बोरोन, B पर 3+ चार्ज वैलेंसी 3। सोडियम, Na+, वैलेंसी 1। मैग्नीशियम, Mg++, दो चार्ज है वैलेंसी 2। एल्युमिनियम, Ar3+, वैलेंसी 3। सिलिकॉन, Si4+, वैलेंसी 4। फास्फोरस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Zr++, वैलेंसी 2। पोटासियम, K+, वैलेंसी 1। कैल्शियम, Ca++, वैलेंसी 2। रुबिडियम, Rb+, वैलेंसी 1। सीजियम, Cs+, वैलेंसी 1। रेडियम, Ra++, वैलेंसी 2। आर्सेनिक, As3+, वैलेंसी 3। एंटीमनी, Sb3+, वैलेंसी 3। बिस्मथ, Bi3+, वैलेंसी 3। रिंग, कैडमियम, Cd++, वैलेंसी 2। स्ट्रोंशियम,
Sr प्लस प्लस वैलेंसी 2, बेरियम Ba प्लस प्लस वैलेंसी 2, सिल्वर Ag प्लस वैलेंसी 1, निकेल Na प्लस प्लस वैलेंसी 2, जिंक Zn प्लस प्लस वैलेंसी 2। अब इसको लिख लीजिए, मैं वीडियो को पॉज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा वैलेंस स्टेट में रहते हैं और उनकी भी जानकारी हमें चाहिए। तो अब कुछ वैसे का हम लिख रहे हैं सिम्बोलिकल, जिसको आपको याद करना आवश्यक है। जैसे स्कैंडियम, ये दो फॉर्म में रहते हैं, एक है स्कैंडस, स्कैंडस का सिंबल है Sc प्लस प्लस, मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, और दूसरा है इसका स्कैंडिक Sc3 प्लस, वैलेंसी इसका 3 है। ठीक है, ऐसे ही टिटेनियम, दो फॉर्म है, टिटेनस Ti प्लस प्लस वैलेंसी 2, टिटैनिक Ti4 प्लस वैलेंसी 4, वैनेडियम वैनेडस V प्लस प्लस वैलेंसी 2, वैनेटिक V प्लस 5 वैलेंसी 5, क्रोमियम क्रोमस Cr प्लस वैलेंसी 1, क्रोमिक Cr3 प्लस या 6 प्लस, या ये Cr प्लस 3 के रूप में वैलेंसी 3। नेक्स्ट स्टेप, क्यों इसका 2 है, 3 है, या 2 है, 4 है, 5 है, ये जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि कब 2 होगा, कब 3 होगा, कब 4 होगा, कब 5 होगा। क्योंकि आगे पढ़िएगा वैलेंसी की परिभाषा में, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि बाह्यतम कक्षा को कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना या खोना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के उस संख्या को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो वहाँ देखना होगा कि ऑक्टेट या डुएट बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या कितना खोना पड़ता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 2 खोएगा कि गेन करेगा, या 3 खोएगा या गेन करेगा, और उसके आधार पर वैलेंसी को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी तो आपके याद करने का समय है, पहले ये याद कर लीजिए और बाद में इसका कंफर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग करते चलेंगे। मैंगनीज, मैग्नस,
0 मैंगनीज Mg+4 Mn+4 NC4 और मैंगनीज Mn+7 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Mn+7, या जिस पर ये Fe+2 यही को लिखना है, Fe++ है तो इसको आप लिख सकते हैं Fe2+ या +2 करके भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपके सुविधा के अनुसार है, आप जैसे देखिए। मैंगनीज के बाद है आयरन, फेरस, Fe++ मैग्नीशियम 2, फेरिक Fe3+ मैग्नीशियम 3, कोबाल्ट कोबाल्टस +2 मैग्नीशियम 2। यहाँ CO नहीं लिखना है, छोटे में इसको पढ़ेंगे C0 आपके सुविधा के लिए। और दूसरा है कोबाल्टिक C0+3, कॉपर क्यूप्रस Cu+, एक पॉलीमराइज्ड होकर रहता है तो Cu+ CO2++ भी लिखते हैं, लेकिन जनरली ये प्लस क्यों होगा, Cu2 पर 2 पॉजिटिव है, मतलब Cu पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात जब इस प्रकार से रहेगा तो वैलेंसी 1 और इस प्रकार से रहेगा तो पहले दोनों कॉपर के लिए वैलेंसी 2 है, अकेले कॉपर के लिए 1 ही है। तो वैलेंसी जब भी होता है 1 एटम के लिए होता है, न कि 10 समूह के लिए होता है। तो स्पष्ट है Cu2++ करके भी लिखा जाए तो वैलेंसी जब पूछेगा तो कहेगा कि 2 कॉपर के लिए 2 वैलेंसी, इसलिए 1 कॉपर के लिए 1 ही वैलेंसी होगी। क्यूप्रिक Cu++ वैलेंसी 2, T स्टेनस Sn++ वैलेंसी 2, स्टैनिक Sn4+ वैलेंसी 4। इसको पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, अब फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद स्टाइलिंग बाद कोलंबस અને लेड कोलंबियम, ये 2 फॉर्म में है, कोलंबस Pb++ दूसरा है कोलंबिक Pb4+ वैलेंसी 4। गोल्ड औरस, गोल्ड को कहते हैं औरम, इसके 2 फॉर्म है, औरस Au+ वैलेंसी 1, दूसरा है ऑरिक Au3+।
वैलेंसी थी। मरकरी के दो फॉर्म है, मर्क्यूरस Hg2++। अभी जस्ट कॉपर के केस में हमने आपको बताया Cu2++ और उसकी पूरे की वैलेंसी 2 हो गई, लेकिन पूछेगा कि कॉपर की वैलेंसी क्या हुआ क्यूप्रस में, तो आपको कहना होगा 1, क्योंकि वैलेंसी जब भी होगा तो एक एटम के लिए होगा। ठीक वही बात यहाँ है, मरकरी ये मर्क्यूरस फॉर्म में रहेगा तो फॉर्मूला तो हम लोग ऐसे सिंपल ऐसे देते हैं, लेकिन वैलेंसी हमेशा एक एटम के लिए होता है, इसलिए कहेंगे 2 मरकरी के लिए 2 वैलेंसी, इसलिए 1 मरकरी के लिए तो हमेशा वैलेंसी 1 होगा। इसलिए जब भी कोई पूछे मर्क्यूरस में मरकरी की वैलेंसी तो 1 है। दूसरा है मर्क्यूरिक Hg++, वैलेंसी 2। पैलेडियम, ये 2 फॉर्म में है, पैलेडस Pt++, वैलेंसी 2, और दूसरा है पैलेटिक Pd++, वैलेंसी 4। Similarly, for platinum, इसके भी 2 फॉर्म है, प्लैटिनस Pt++, वैलेंसी 2, और प्लैटिनिक Pt4+, ये सब हमने आपको कुछ बेसिक रेडिकल्स का सिंबल दिया, करीब करीब ये 43, 23, 21, 44, 3, 2, 5, 2, 10, करीब करीब 54 बेसिक रेडिकल्स का सिंबल है। ये याद कर लीजिएगा तो बेसिक रेडिकल से कंपाउंड बनाने का तरीका आ जाएगा। लेकिन अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, दैट इज एसिड रेडिकल, और एसिड रेडिकल का सिंबल जानना बहुत जरूरी है, और उसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है, करीब करीब उसकी संख्या है 100। तो 100 एसिड रेडिकल है और ये 54 बेसिक रेडिकल है। 154 अगर आपके हाथ में आ जाता है तो फॉर्मुलेशन कैसे होता है आपको बता चुके हैं, उस फॉर्मूला से आयनिक फॉर्म कैसे निकालते हैं वह बता चुके हैं। तो अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में भी कभी असुविधा नहीं होगी, आप उसका आयनिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। यही नहीं, किसी भी एसिड का फॉर्मूला लिखना आप सीख सकते हैं। तो इतना तो पहले आप कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूंगा एसिड रेडिकल के टिप्स के बारे में, क्योंकि वह जानना निहायत जरूरी है, और वह जान गए तो केमिस्ट्री तो आपके मुट्ठी में आ गया, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होगी। अब किसी भी केमिकल भाषा को समझ सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आप खुद फॉर्मुलेट कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के आयनिक फॉर्म को बता सकते हैं, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बना है वो किस एसिड से बना है और एसिड से रिएक्शन करेगा या अल्कली से, ये आप खुद बता सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितना आपको मैंने दिया है वह तो आज एक पार्ट के रूप में पढ़ के देखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो फिर नेक्स्ट जब कभी भी मौका लगे तो आप उनसे पूछकर उसका समाधान कर लीजिए। वैसे मैंने कोशिश किया है कि आपको हर बातों का आंसर पहले ही से बोलते चले, क्योंकि आपके मन में होता होगा कहीं पर 3 वैलेंसी या कहीं पर 2 वैलेंसी, ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। 12वीं कक्षा में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुएट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना या खोना पड़ेगा वही संख्या उसकी वैलेंसी को निर्धारित करती है। क्योंकि अगर 12वीं कक्षा में मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए तो 2 लेगा तो स्टेबल वैलेंसी हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेबल फॉर्म।
लेकिन अगर एक ही मिला, 7 हो गया तो एक का तो शॉर्टेज रह गया, तो वो वैलेंसी अनस्टेबल होगी। तो इसलिए डिफरेंट फॉर्म्स उसके बनते हैं, और लेकिन जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट या कंप्लीट डुएट का फॉर्मेशन हो तो वह वैलेंसी स्टेबल माना जाता है, अर्थात उससे बने कंपाउंड स्टेबल होते हैं। और कौन सा कंपाउंड स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए पहले तो फॉर्मूला लिखना सीखिए। गुड लक एंड वी शैल मीट इन नेक्स्ट क्लास।